आदाब, मैं मुज़म्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। अभी मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है उनको हम मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब के नाम से जानते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर भी हैं। तो मुस्लिम समस्याओं पर उनसे बात करेंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें मुसलमानों के साथ जो हुकूमत है बिहार की, सब दावे कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ है तो हमारी तरफ, लेकिन एक्चुअली ये वो वोट हैं कहाँ, इस पर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एजाज अहमद साहब, ये बताइए कि मुस्लिम जो है इस बार उसका कुछ तय नहीं हो पा रहा कि वो किसके साथ जाए और क्या करें। नहीं, पहले के मुकाबले में अब काफ़ी तब्दीली आई है मुसलमानों में। पहले ये थे कि एक नज़रिए के तहत मुसलमान वोट करते थे, बीजेपी का खौफ दिमाग में सवार होता था और जो बीजेपी को हराया गया उसी को वोट करेंगे, इस तरह की पॉलिसी होती थी। लेकिन अब तकरीबन उस तरह की बात रही नहीं। अब मुसलमान देख रहे हैं कि हमें नुमाइंदगी कहाँ मिल रही है, हमारे मसाइल पर गुफ्तगू कहाँ हो रही है, इसके एजेंडे में क्या है हमारे लिए। इन सब चीज़ों पर मुसलमान अब गौर करने लगे हैं, इसलिए कि सियासी बेदारी आई है, तालीमी बेदारी आई है और बहुत हद तक अब मुसलमान तालीम याफ्ता हुए भी हैं। तो पहले की तरीके से गुमराह करके अगर कोई पार्टी चाहेगी कि हम मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल करें तो अब ये मुमकिन नहीं। बिहार में अभी भी मुसलमान हाशिए पर, खास करके आप सीमांचल इलाके में जाएं तो वहाँ, और आप बिहार के रहने वाले हैं तो इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी है कि आपने क्या देखा कि मुसलमान आज भी उसी हाशिए पर है या उससे उभर के बाहर आए। देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि उनका जो एक सियासी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी की कमी रही है। हमेशा कोई भी कौम उसी वक्त आगे बढ़ती है जब वो सियासत में मजबूत होती है। आप दलितों को देख लीजिए, दलित मजबूत कैसे हुए हैं या ओबीसी कैसे आगे बढ़ा है, वो उनकी सियासी हिस्सेदारी बनी है, उनकी अपनी क़यादत बनी है। मुसलमानों में क़यादत का फक़दान रहा है और अगर कोई कायद उभरा भी है तो उस पर बहुत सारी तनकीदें होने लगी हैं। तो मुसलमानों ने अपने क़यादत की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी और अगर कोई कायद नाम नहाद सामने आए भी तो वो किसी न किसी पार्टी के खिलौना बन करके रह गए। तो उसकी वजह से ये मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि वो सियासी तौर पर मजबूत नहीं हुआ है। अभी भी वक्त है मुसलमानों में सियासी तौर पर बेदार होने की, अब बेदार हुए भी हैं और मुसलमान चाहते हैं कि हमारे मसाइल पर गुफ्तगू हो और हमारी हिस्सेदारी हो। यही वजह है कि जहाँ हिस्सेदारी होगी वहाँ मुसलमान जाएंगे और जब मुसलमान की सियासत में हिस्सेदारी होगी तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर शोबे में जो पसमानदगी नज़र आती है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अभी इलेक्शन में आरजेडी खुद एमवाई समीकरण के लड़ रही है। जेडीयू का कहना है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है। तो ऐसे में नहीं लगता कि मुस्लिम वोट का बिखराव हो जाएगा और ये जो है फ़ायदा किसी और को पहुंचेगा। नहीं, मुसलमानों की यह खसूसियत रही है कि वो अपने वोट को कभी भी मुंतशिर नहीं होने देते। हमेशा हमने देखा है कि आखिरी वक्त में मुसलमान जो है किसी एक हिकमत अमली के तहत वोट करते हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छा कैंडिडेट जीते। लेकिन यह है कि कभी भी पोलराइजेशन की सियासत नहीं होनी चाहिए, नफ़रत की सियासत नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब आए हैं, ओवैसी साहब बहुत काबिल आदमी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बातें करते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं। लेकिन उनका जो तर्ज सियासत है उससे हमें सख्त इख्तलाफ है। उनका जो सियासी अंदाज़ होता है बात करने का या जिस अंदाज में वो मैदान में जाते हैं वो हमारे मुल्क के मिजाज से मेल नहीं खाता। उनकी तकरीर के नतीजे में क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत की जो खलीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, हिंदू पोलराइज होते हैं। मुसलमान पोलराइज हो या ना हो लेकिन हिंदू ज़रूर पोलराइज होते हैं और डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता है। ये मैंने एनालाइज़ किया, काफ़ी तहक़ीक़ और तज्ज़िये के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनकी तकरीर से, उनके भाषण से या उनका जो तर्ज सियासत है उससे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होता है। आप अभी देखा जा रहा है सीमांचल में खास करके कि यंग जो लड़के हैं उनमें ओवैसी एमआईएम का अच्छा करें। क्या वो बच्चे गुमराह हो रहे हैं या वो बच्चे अपने भविष्य के बारे में कुछ अभी तय नहीं कर पाए। देखिए, ऐसे बच्चे जो अभी बिल्कुल तजुर्बात की भट्ठी में या बिल्कुल जले नहीं है और अभी उनको ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, बिल्कुल नौउम्र बच्चे सब अभी भी मैं देख रहा था यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे यानी 14 साल 15 साल 16 साल वो सब जो है दीवानगी के साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं जिसके अभी वोट भी नहीं है, जिनकी पढ़ने की उम्र है। मैंने कई बच्चों से कहा भी कि तुम अभी सियासत में क्यों आ रहे हो, तुम कहाँ पे तालीम की उम्र है, जाओ पढ़ो लिखो मेहनत करो। लेकिन वो लोग जो है मेच्योरिटी की कमी है जिसकी वजह से जो पीछे पीछे घूम रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि जो भी मैच्योर लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं,
वो सब कोई भी जो MIM की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप देश में एक भी कोई बड़े आलिम का नाम ले लीजिए जो MIM की हिमायत करते हो, या कोई एक बड़ी तंजीम का नाम ले लीजिए जो MIM की हिमायत करती हो, या कोई एक बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स या डिप्लोमेट्स या प्रोफेसर किसी का भी नाम ले लीजिए जो MIM ज्वाइन कर रहे हो। इसलिए कि हर कोई पढ़े लिखे है, वो दुनिया देखते हैं, जानते हैं कि इनकी जो सियासत है वो सियासत का अंदाज किसी हद तक हैदराबाद में तो चल सकता है, लेकिन मुल्क के दूसरे कोने में नहीं चल सकता। इसलिए कि मुल्क के दूसरे कोनों में जो है वो आबादी मखलूत है। तो मखलूत आबादी में आप चाहेंगे हिंदू मुस्लिम कराना या कुछ मुसलमानों की बातें भड़काऊ अंदाज में या जज्बाती अंदाज में मुश्तिल होकर बातें करना, तो वो यहाँ के मिजाज से मेल नहीं खाता। यही वजह है कि पिछली बार भी उन्होंने 8 कैंडिडेट खड़े किए थे जिसमें 7 की ज़मानत जब्त हो गए थे, और इस बार भी आखिरी वक्त में मुसलमान जो है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सब अच्छी तरह समझ रहे हैं और हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है और कैसे वोट करना है। तो अभी बिहार में आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार होगी, कौन अच्छे CM होंगे जिसकी बिहार में सरकार बने और उसमें सभी जात और सभी लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका, आपकी नज़र में अभी सबसे अच्छे कौन हैं? देखिए, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सियासत 15 साल हमने उससे पहले RJD की सरकार को भी देखा और अब 15 साल जो है नीतीश जी की भी सरकार को देखा। दोनों में क्या फ़र्क है वो भी नज़र के सामने है और दुनिया देख रही है कि कौन किस तरीके से हुकूमत किया है। लेकिन यह है कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि यहाँ जो है दूसरी रियासत की तरह जो वो कुछ कम्युनल फोर्सेस हैं जो पनपती हैं या नफरत फैलाती है या कहीं पर फसादात करके जो है वो वोट हासिल करना चाहती है, वो चीज़ बिहार में नहीं चलेगा। अगर कोई भड़काऊ भाषण देंगे तो वो नहीं चलेगा। पिछली बार आपने देखा था लोगों ने पाकिस्तान भेजने की बात कही या पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात कही, तो क्या हश्र हुआ उस पार्टी का। तो इस बार भी अगर कोई इस तरह की भड़काऊ बातें करेंगे, चाहे कोई भी, चाहे वो मुस्लिम क़यादत की जानिब से हो या दूसरे क़यादत की जानिब से हो, कोई भी भड़काऊ बातें करेगा या हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने की बात करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। अभी सेंट्रल में जो नई हुकूमत जो चल रही है नरेंद्र मोदी की चल रही है और राहुल और नरेंद्र मोदी में आप किसको पसंद करते हैं? जाहिर है, देखिए राहुल गांधी को तो अभी हुकूमत करने का या वज़ीर आज़म के तौर पर परखने का मौका नहीं मिला है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी सामने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से वो ट्रिपल तलाक को लेकर के जो है वो कानून बनाना है जिससे मुसलमानों का फंडामेंटल राइट या पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, या उसके बाद और भी कुछ ऐसे फैसले 370 को लेकर के रातों रात पलट देना। 370 से आम मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को अगर हम इंसानियत की बुनियाद पर देखेंगे तो वहाँ के मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। वहाँ के जो चुने हुए मुंतखब लीडरान थे उन लीडरान के साथ आज भी ज़्यादती हो रही है, या सबको नज़रबंद करना है। तो ये सब अगर इंसानियत के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो मुसलमानों को गहरा जख्म दे रहे हैं। अच्छा, आखिरी में मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लड़कियों की, खास करके लड़कियों की तालीम की कितनी हिमायत में है, वो तालीम याफ्ता हो और सियासी मैदान में गए, इसके हिमायत में आप कितने? दुनिया का शायद कोई ऐसा बेवकूफ़ या जाहिल इंसान होगा जो तालीम के ख़िलाफ़ होगा या तालीम की मुखालफत करेगा। और तालीम खा कोई भी, खा वो दीनी तालीम हो या असली तालीम हो, और तालीम खा जिसके लिए भी हो, मर्द के लिए हो औरत के लिए हो, सबके लिए बराबर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में। सबको यकसा तालीम हासिल करने का और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो इस बात के हक़ में हूँ और मैं बल्कि इसके लिए तहरीक भी चलाता हूँ। ख़ास तौर से अगर हमारी माएँ बहनें अगर तालीम याफ्ता होंगी तो ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि अगर एक औरत तालीम याफ्ता हुई तो पूरा माशरा या पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता हो जाता है। इसलिए कि बच्चे का अव्वली मकतब जो होता है वो माँ की गोद ही होता है। अगर माँ तालीम याफ्ता होगी तो बच्चे की परवरिश और तरबियत भी उसी अंदाज में होगी। तो इसलिए बाप से ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ तालीम याफ्ता हो। तो पहले मरहले में तो तरजीह माँ ही को देना चाहिए। तो ख़वातीन की तालीम का एहतमाम ज़्यादा होना चाहिए और उसके मैं हमेशा हक़ में रहा। क्या वो सियासत में भी आए तो भी बेहतर है? देखिए, सबका अपना तरीक़ाकार है और सबका अपना जो है काम है। सियासत में वैसा ख़वातीन के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपने घर में रह करके उनका जो अपना दायरा है काम करने का उसको देखना चाहिए। वो तालीम याफ्ता हों, पढ़ाएँ या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हों। आमतौर से सियासत में देखिए
कि सियासत में भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, गले कूची में जाना पड़ता है, दौड़ भाग करना होता है, हर आदमी के दुख दर्द में शरीक होना पड़ता है। तो उस तरीके से एक खातून जो 24 आवर जो है नहीं भाग दौड़ कर सकती। 24 आवर रात के 2 बजे भी एक विधायक को उठ करके जाना पड़ता है, कहीं कुछ होता है तो कोई खातून विधायक हो तो रात के 2 बजे कैसे उठ करके जाएंगी, कहाँ जाएंगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ख़वातीन आए, लेकिन इस तरीके से एक्टिव होकर के जो है सियासत में मर्दों के लिए ज़्यादा बेहतर है, औरतों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा, हाँ वो मेंटली प्रिपेयर हों सियासत के लिए, सियासी शऊर भी उनके अंदर हो, किसको वोट देना है ये भी उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन खुद एक्टिव सियासत में हो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती एजाज़ अरशद कासमी साहब, जिनका कहना है कि औरतों को तालीम हासिल करना चाहिए लेकिन एक्टिव सियासत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मसले हैं। और कोई साथ ही इन्होंने नरेंद्र मोदी के कई फैसलों पर सवाल या निशान भी लगाए।